नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर चालीसा। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा बुलेटिन जहां आपको मिलती हैं दिन भर की सारी खबरें फटाफट अंदाज में। शुरुआत होती है कारोबार जगत से, फिर राजनीति का हाल। बुलेटिन के दूसरे हिस्से में यानी ब्रेक के बाद बताते हैं हम आपको राज्यों की बड़ी अपडेट्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट के तड़के के साथ दुनिया जहान का हाल। तो शुरू करते हैं आज की खबर चालीसा। सबसे पहले बिजनेस की खबरों से। रूस यूक्रेन संकट के चलते कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार भारी गिरावट का शिकार हो गया। खराब ग्लोबल संकेतों ने बाजार का मूड बिगाड़ा। आज सेंसेक्स और निफ्टी ने इस साल की सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट देखी। इस साल पहली बार निफ्टी 500 पॉइंट से ज्यादा गिरा। आज के कारोबार में बीएसई के सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। बैंकिंग, रियल्टी, ऑटो, मेटल शेयरों में भारी बिकवाली का दबाव देखने को मिला। वहीं फार्मा, एफएमसीजी, तेल, गैस शेयरों में गिरावट हावी रही। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 1747 और निफ्टी 532 अंक गिरकर बंद हुआ। बाजार आज भारी बिकवाली के शिकार हुए। सेंसेक्स 30 शेयरों में टीसीएस को छोड़ दे तो बाकी 29 शेयर लाल निशान में बंद हुए। बैंकिंग शेयरों में आज जमकर बिकवाली हुई। एसबीआई 5.2%, एचडीएफसी 5.3% और आईसीआईसीआई बैंक 4.5% टूटा है। टाटा स्टील सेंसेक्स में सबसे ज्यादा 5.49% गिरा, जबकि इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक और मारुति के शेयर्स 4% से ज्यादा गिरे। लार्सन एंड टूब्रो, एक्सिस बैंक, एयरटेल, विप्रो, आईटीसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एनपीटीसी, इसके अलावा अल्ट्राटेक, बजाज फाइनेंस और एचडीएफसी बैंक के स्टॉक 3% से ज्यादा गिरे। स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स 4% टूटे। शेयर बाजार में भारी गिरावट के बीच सोना 50,000 और चांदी 64,000 के पार पहुंचने को तैयार है। देश में सोने के भाव में आज बड़ी तेजी देखने को मिली। बुलियन मार्केट में सोने का भाव 49,700 रुपए के पार निकल गया। चांदी की बात करें तो सराफा बाजार में आज चांदी 1,712 रुपए महंगी होकर 63,869 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। इस महीने अब तक सोने में अच्छी तेजी देखी जा रही है। अभी तक सिर्फ 14 दिनों में ही 1,763 रुपए सोना महंगा हो गया है। 1 फरवरी को ये 47,976 रुपए प्रति 10 ग्राम में था, जो अब 49,739 रुपए पर पहुंच गया है। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव के चलते कच्चे तेल में उबाल नजर आया है। आज ब्रेंट क्रूड का भाव $96 के पार पहुंच गया। क्रूड का भाव 7 साल की ऊंचाई पर है। घरेलू बाजार में क्रूड का भाव सितंबर 2013 के बाद सबसे ऊपरी स्तर पर है। सप्लाई की किल्लत और मांग के बढ़ने के अनुमान से क्रूड में उछाल देखा जा रहा है। इस साल कच्चे तेल में 20% से ज्यादा का उछाल आ चुका है। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच तनाव के चलते क्रूड, गैस और मेटल की सप्लाई में दिक्कत आने की आशंका है। रूस गैर ओपेक में क्रूड का सबसे बड़ा सप्लायर है। साथ ही यूरोप के लिए रूस सबसे बड़ा गैस सप्लाई करता है। ऐसे में ग्लोबल मार्केट में अनिश्चितता बढ़ी है। रिटेल महंगाई के मोर्चे पर बुरी खबर है। जनवरी में रिटेल महंगाई दर बढ़कर 6% के पार पहुंच गई। मंथली आधार पर जनवरी में रिटेल महंगाई दर 5.66% से बढ़कर 6.01% रही। इस दौरान मंथली आधार पर खाद्य महंगाई दर 4.05% से बढ़कर 5.43% रही। आपको बता दें कि आरबीआई ने महंगाई का दायरा 4 से 6% के बीच तय किया है, यानी जनवरी का रिटेल महंगाई दर आरबीआई के तय दायरे को पार कर गया है। क्रिप्टो का क्या होगा? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बार फिर कहा है कि क्रिप्टो को लेकर सरकार और आरबीआई के बीच बातचीत जारी है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों की सहमति के बाद ही क्रिप्टो पर फैसला होगा। On crypto, I've said that we are in the process of consultation. Whatever decision the government is going to take will be after the consultation. Now, if you're asking me, therefore, what I'm going to talk in G20, I may not be able to tell you now. एलआईसी के आईपीओ की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सरकार ने इसके लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास अर्जी दाखिल कर दी है। माना जा रहा है कि ये इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ होगा जो मार्च तक आ जाएगा। सेबी में दी जा अर्जी के मुताबिक सरकार आईपीओ के जरिए कंपनी में अपनी 5% हिस्सेदारी बेचेगी। एलआईसी के आईपीओ में 10% हिस्सा पॉलिसी धारकों के लिए रिजर्व होगा। माना जा रहा है कि आम निवेशकों को आईपीओ में शेयर के भाव में 5% का डिस्काउंट मिल सकता है। इसी तरह एंकर निवेशकों के लिए भी आईपीओ में हिस्सा रिजर्व रखा गया है। टाटा सन्स ने इल्कर आईसी को एयर इंडिया के सीईओ और एमडी के रूप में चुना है। इल्कर आईसी हाल तक
तुर्की एयरलाइंस के चेयरमैन थे। इल्कर आईसी के नाम को मंजूरी देने के लिए आज एयर इंडिया बोर्ड की बैठक हुई। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन भी इस बोर्ड बैठक में शामिल हुए। अब इल्कर आईसी के नाम को मंजूरी के लिए रेगुलेटर के पास भेजा जाएगा। 51 साल के आईसी टर्किश फुटबॉल फेडरेशन, टर्किश एयरलाइन स्पोर्ट्स क्लब और टीएफएफ स्पोर्टिव एनोनिमस सिरकेटी के बोर्ड मेंबर हैं। साथ ही वो कनाडाई तुर्की बिजनेस काउंसिल और यूएस तुर्की बिजनेस काउंसिल के सदस्य भी हैं। कोल इंडिया का अक्टूबर-दिसंबर तिमाही का मुनाफा अनुमान के मुताबिक ही रहा। इस दौरान कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 4,560 करोड़ रुपए रहा, जबकि जी बिजनेस का अनुमान 4,445 करोड़ रुपए का था। इसी दौरान पिछले साल कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 3,085 करोड़ रुपए रहा। कोल इंडिया की तीसरी तिमाही में कंसोलिडेटेड आय सालाना आधार पर 23,686 करोड़ रुपए से बढ़कर 28,430 करोड़ रुपए रही। कंपनी ने निवेशकों को 5 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड देने का ऐलान किया है। भारत सरकार ने सुरक्षा कारणों से कुछ और चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगा दी है। आपको बता दें कि इससे पहले चीन में बने कुल 224 ऐप्स को बैन किया जा चुका है। चीन के जिन ऐप्स पर बैन लगाया गया उनमें स्वीट सेल्फी, HD ब्यूटी, कैमरा सेल्फी, कैमरा वीवा वीडियो एडिटर, टेंसेंट ड्राइवर, इसके अलावा और भी ऐप्स शामिल हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव के दूसरे चरण में आज 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान हुआ। वोटर्स ने 586 उम्मीदवारों की किस्मत तय कर दी। दूसरे चरण में 61% से ज्यादा मतदान हुआ। यूपी के जिन जिलों में आज वोट डाले गए उनमें शामिल रहे सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर। छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी और बीएसपी समर्थकों के बीच मारपीट और पथराव की खबरें हैं। सहारनपुर में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के समर्थकों के बीच झड़प की खबर आई। अमरोहा में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी ने अपने समर्थकों पर लाठीचार्ज का आरोप लगाया और जमकर हंगामा किया। उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले गए। इसके लिए 632 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। शाम 6 बजे तक राज्य में करीब 63% लोगों ने वोटिंग की। अब तक जो आंकड़े सामने आए उसके मुताबिक पिछली बार के मुकाबले इस बार कम वोटिंग हुई है। 2017 में 64.8% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। उत्तराखंड चुनाव के नतीजे भी 10 मार्च को आएंगे। गोवा में भी आज विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले गए। राज्य की सभी 40 सीटों के लिए मतदान हुआ। 301 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। गोवा में इस बार बहुकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और दूसरे छोटे दल भी किस्मत आजमा रहे हैं। गोवा में भी वोटों की गिनती बाकी राज्यों के साथ 10 मार्च को होगी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने दावा किया कि उनकी सरकार दोबारा सत्ता में आ रही है। दूसरे चरण के मतदान के बीच पीएम मोदी ने आज कानपुर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तंज कसा और कहा कि अगर इनका वश चले तो ये कानपुर और दूसरे इलाकों को माफियागंज मोहल्ला बना देते। पीएम ने कहा कि अब इनकी माफियागिरी आखिरी सांसें गिन रही है। पीएम ने कहा कि ये चुनाव बांटने वाली राजनीति को दफनाने का मौका है। पीएम ने परिवारवाद पर जोरदार प्रहार किया। इस बार उत्तर प्रदेश में रंगों वाली होली 10 दिन पहले ही मनाई जाएगी। 10 मार्च को ही जब चुनाव नतीजे आएंगे, धूमधाम से रंगों वाली होली शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के बाद पीएम मोदी ने पंजाब के जालंधर में भी जनसभा को संबोधित किया। रैली के दौरान पीएम मोदी ने पंजाब की सरकार और पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि आज उनकी इच्छा थी कि वो शक्तिपीठ देवी त्रिपुर मालिनी जी के दर्शन करें, लेकिन यहाँ के प्रशासन और पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पीएम मोदी ने कहा कि इसके बावजूद वो मां के पास दोबारा आएंगे। आज मेरी इच्छा थी कि इस कार्यक्रम के बाद देवी जी के चरणों में जाकर के नमन करूं, लेकिन यहां के प्रशासन ने, यहां की पुलिस ने हाथ ऊपर कर दिया। उन्होंने कहा हम व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, आप हेलीकॉप्टर से ही चले जाइए। अब ये हाल है सरकार का यहां। लेकिन मैं मां के पास दोबारा जरूर आऊंगा, मां के चरणों में सर झुका के रहूंगा।
पंजाब के होशियारपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कई वादे किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार होशियारपुर में फूड पार्क और मशीन टूल्स का क्लस्टर बनाएगी। उन्होंने कहा कि फूड पार्क से होशियारपुर के हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। बीजेपी पर हमला करते हुए राहुल ने कहा कि नरेंद्र मोदी कहते थे कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन किसी को रोजगार मिला क्या? राहुल गांधी ने कहा कि वो पंजाब के किसानों को बधाई देते हैं जिनकी कोशिशों से 3 कानून रद्द हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। योगी आदित्यनाथ ने हिजाब कंट्रोवर्सी के बीच कहा कि आस्था को देश और संस्थानों पर लागू नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि सभी को भगवा पहनने का आदेश नहीं दे सकते। योगी ने कहा कि स्कूलों में तो ड्रेस कोड होना चाहिए। सीएम ने कहा कि जनता ने विपक्षी दलों को ठंडा कर दिया है। जनता ने पहले चरण में उन्हीं लोगों को ठंडा कर दिया है। हम लोग तो जो पहले थे वही आज भी है। जनता के बीच में जा रहे हैं अपने मुद्दों को लेकर के। अपनी बात को, जब काम और सोच ईमानदार है तो काम भी दमदार तरीके से हुए हैं और उसी दमदार तरीके से बोल भी रहे हैं। इधर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज झांसी में 2 जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश सरकार में गुंडे बुंदेलखंड में कट्टा बनाते थे, जबकि पीएम नरेंद्र मोदी ने डिफेंस कॉरिडोर के जरिए मिसाइल बनाने का काम किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में गुंडों और माफियाओं के जरिए गरीबों की जमीन पर कब्जा किया। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को उनके आवास में नजरबंद कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा का हवाला देते हुए उन्हें घर से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा। फारूक हाल ही में कार्यक्रम के चलते श्रीनगर से जम्मू जाने की योजना बना रहे थे। इससे पहले उन्हें नजरबंद कर दिया गया। इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इस साल के अपने पहले मिशन के तहत आज सैटेलाइट लॉन्च की। यह प्रक्षेपण आज सुबह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। PSLV C-52 मिशन के तहत 3 सैटेलाइट लॉन्च किए गए। इनमें से एक EOS-04 रडार इमेजिंग है, जिसे कृषि, वानिकी और वृक्षारोपण, मिट्टी की नमी और जल विज्ञान और मौसम की स्थितियों के संबंध में हाई रेजोल्यूशन फोटोज भेजने के लिए डिजाइन किया गया है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देश दुनिया का हाल, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और चलिए अब जानते हैं देश और दुनिया का हाल फटाफट अंदाज में। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट में कल फिर सुनवाई होगी। आज सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि हेड स्कार्फ पहनना इस्लामी आस्था का एक जरूरी अभ्यास है। हिजाब की समर्थक छात्राओं के वकील ने कहा कि हिजाब पर बैन लगाने का सरकारी ऑर्डर गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने कहा कि सरकार का आदेश संविधान के आर्टिकल 25 के खिलाफ है और ये कानूनन वैध नहीं है। वकील का कहना था कि हिजाब के बारे में ये फैसला लेने का अधिकार कॉलेज कमेटियों को सौंपना पूरी तरह गैर कानूनी है। राजधानी दिल्ली में आज से नर्सरी से लेकर 8वीं क्लास तक के स्कूल खुल गए। आपको बता दें कि 9वीं से 12वीं तक के स्कूल पहले से ही खोले जा चुके हैं। दिल्ली सरकार ने स्कूलों के लिए कोरोना गाइडलाइन भी जारी की है। बच्चों को अपना खाना, किताबें और बाकी स्टेशनरी का सामान एक दूसरे से शेयर नहीं करने की सलाह देने की बात भी शामिल है। शिक्षा निदेशालय ने साफ कर दिया है कि छात्रों को स्कूल भेजने को लेकर स्कूलों द्वारा किसी भी अभिभावक पर दबाव नहीं बनाया जाएगा। साथ ही छात्रों को अपने साथ माता पिता से मिला सहमति पत्र लेकर जाना होगा। देश में कोरोना वायरस के मामले में तेज गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के 34,082 नए केस मिले। इस दौरान 91,000 मरीज ठीक हुए, जबकि 346 लोगों की कोरोना संक्रमण से जान गई। तीसरी लहर के पीक के बाद पहली बार मरने वालों की संख्या इतनी कम रही है। इससे पहले 17 जनवरी को देश में 310 लोगों की मौत हुई थी। देश में एक्टिव केस 4,71,000 हैं। देश में अब तक 15 से 18 साल के बीच 1.5 करोड़ युवाओं को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ये जानकारी दी।
असम में आज दोपहर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.5 दर्ज की गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक दोपहर करीब 2:58 पर भूकंप आया था। इसका केंद्र जोरहाट से 27 किलोमीटर दूर था। देश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने के चलते एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है। मौसम विभाग की माने तो इस कारण हिमाचल प्रदेश में 14 से 16 फरवरी तक कुछ इलाकों में हिमपात और बारिश की संभावना है। साथ ही इसके चलते उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में भी हल्की बारिश होने का अनुमान है। वहीं मौसम विभाग ने पंजाब में 14 फरवरी से बादल छाए रहने की संभावना जताई है। पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के कई जिलों में 16 फरवरी तक बादल छाए रह सकते हैं। कई जगह छिटपुट बारिश होने की भी संभावना है। राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर स्टारर बधाई दो ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक कारोबार किया है। फिल्म ने रिलीज के पहले दिन 1 करोड़ 65 लाख रुपए का कलेक्शन किया तो दूसरे दिन फिल्म की कमाई में इजाफा देखने को मिला और कमाई 2 करोड़ 72 लाख के पार रही। तीसरे दिन यानी रविवार को बधाई दो ने 3 करोड़ 45 लाख रुपए कमाए। इस तरह से फिल्म ने कुल मिलाकर 7 करोड़ 82 लाख का कलेक्शन कर लिया है। अक्षय कुमार ने पुलवामा शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि पुलवामा में आज के दिन अपनी जान गंवाने वाले हमारे सभी वीर जवानों को उनकी भावभीनी श्रद्धांजलि। हम उनके और उनके परिवार के सर्वोच्च बलिदान के लिए हमेशा ऋणी रहेंगे। बता दें कि आज ही के दिन 2019 में पुलवामा में सीआरपीएफ जवान के काफिलों में हमला हुआ। इस हमले में 40 जवान शहीद हुए। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ब्रह्मास्त्र की शूटिंग में बिजी हैं। हाल ही में मेकर्स ने वैलेंटाइन डे पर फिल्म के सेट से रणबीर और आलिया का एक नया फोटो शेयर किया। इसमें रणबीर शिव और आलिया ईशा के किरदार में नजर आ रहे हैं। इस फिल्म को 9 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। अयान मुखर्जी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में रणबीर आलिया के अलावा अमिताभ बच्चन, डिम्पल कपाड़िया, मौनी रॉय और नागार्जुना लीड रोल में है। रणवीर सिंह स्टारर 83 नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार पर स्ट्रीम की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म 18 या 25 फरवरी को OTT प्लेटफॉर्म पर आएगी। नेटफ्लिक्स ने फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स ले लिए हैं तो वहीं इसके तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम वर्जन हॉटस्टार के पास हैं। अमिताभ बच्चन डायरेक्टर सूरज बड़जात्या की अपकमिंग फिल्म ऊंचाई की शूटिंग 10 मार्च से शुरू करेंगे। बिग बी और सूरज बड़जात्या की जोड़ी 30 साल बाद एक साथ काम कर रही है। ऊंचाई में अमिताभ के अलावा परिणीति चोपड़ा, नीना गुप्ता, अनुपम खेर, बमन ईरानी हैं। सूरज ने फिल्म का जो नेपाल शेड्यूल है वो कंप्लीट कर लिया है। 2 दिन तक चले आईपीएल के मेगा ऑक्शन में कुल 204 खिलाड़ी खरीदे गए। कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और पंजाब ने अधिकतम 25-25 खिलाड़ियों का कोटा पूरा कर लिया है। लखनऊ की टीम 21 खिलाड़ियों की ही बन सकी है। अन्य टीमों में गुजरात और सनराइजर्स हैदराबाद ने 23-23, राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स ने 24-24 और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 22 खिलाड़ियों की टीम बनाई। ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ श्रीलंका के खिलाफ घरेलू T20 सीरीज के दौरान चोटिल हो गए और T20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। स्मिथ श्रीलंका के खिलाफ सिडनी में खेले गए दूसरे T20 के दौरान फील्डिंग करने के दौरान चोटिल हुए। श्रीलंकाई पारी के आखिरी ओवर में स्मिथ ने 6 बचाने के चक्कर में ड्राइव लगाई और उसी दौरान उनका सिर जमीन पर जा लगा। हालांकि कुछ देर बाद राहत की खबर यह रही कि स्मिथ की चोट गंभीर नहीं पाई गई। आईपीएल के दिग्गज खिलाड़ियों में से एक सुरेश रैना को ऑक्शन के दौरान कोई खरीदार नहीं मिला। उनकी नीलामी में अनसोल्ड रहने के कारण चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें खास ट्रिब्यूट दिया। सुरेश रैना की बेस प्राइस आईपीएल ऑक्शन में 2 करोड़ थी और अब सीएसके ने ट्विटर के जरिए इतने सालों की सर्विस के लिए रैना का आभार जताया। उन्होंने लिखा, पीली जर्सी में इतनी सारी यादों के लिए सुपर थैंक्स चिन्ना थाला। भारत के खिलाफ दक्षिण अफ्रीकी घरेलू टेस्ट सीरीज जीत में अहम भूमिका निभाने वाले कीगन पीटरसन को जनवरी महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुन लिया गया है। पीटरसन के अलावा उनके हमवतन अंडर-19 खिलाड़ी डेवाल्ड ब्रेविस और बांग्लादेश के तेज गेंदबाज इबादत हुसैन को भी नॉमिनेट किया गया था। महिला वर्ग में इंग्लैंड की कप्तान हीथर नाइट को विजेता चुना गया है। आईपीएल के लिए मेगा ऑक्शन के पहले दिन बेहोश होकर स्टेज से गिरने वाले ऑक्शनर ह्यूज एडमिट्स दूसरे दिन फाइनल ऑक्शन करवाने के लिए वापस आए। उन्होंने आखिरी घंटों में ऑक्शन करवाया। इस दौरान उनकी वापसी पर लोगों ने शानदार अंदाज में उनका तालियों के साथ स्वागत किया। यूक्रेन संकट पर अमेरिका ने चौंकाने वाला बयान दिया है, जिसमें कहा गया है कि रूस ने यूक्रेन से लगने वाली सीमा पर अपने सैनिकों की संख्या 1 लाख से बढ़ाकर 1,30,000 कर ली है। मामले में यूक्रेन के राष्ट्रपति
वोलोदिमीर ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। बातचीत में तय हुआ कि रूस के हमले को रोकने के लिए कूटनीति के साथ एक दूसरे के उपाय किए जाएंगे। यूक्रेन संकट को टालने को लेकर जर्मनी भी कोशिशों में लगा है। रूसी हमले की आशंका को देखते हुए जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्स यूक्रेन पहुंचे हैं। स्कॉल्स ने यहां के से मॉस्को जाने की योजना है, जहां वो व्लादिमीर पुतिन को इस मामले में युद्ध टालने के लिए समझाने की कोशिश करेंगे। अमेरिका ने अफगान के फ्रीज किए गए फंड को जारी करने का फैसला किया है। अमेरिका 9 अरब डॉलर की फ्रीज रकम में से 7 अरब डॉलर को जारी करेगा, जिसका इस्तेमाल अफगानिस्तान की मानवीय मदद और 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क में हुए हमले के पीड़ितों में बांटने के लिए किया जाएगा। अमेरिका के इस फैसले की अफगानी सेंट्रल बैंक ने विरोध किया है। उसने कहा है कि अमेरिका को फ्रीज की गई पूरी रकम अफगानिस्तान को सौंपनी चाहिए। बता दें कि पिछले साल अगस्त में अफगानिस्तान पर तालिबान कब्जे के बाद अफगान सेंट्रल बैंक से जुड़ी अरबों डॉलर की संपत्ति को फ्रीज कर दिया गया था। एक तरफ पाक पीएम देश की बदहाली को लेकर चीन से कर्ज मांगने में जुटे हुए हैं, तो वहीं पाकिस्तान में आर्थिक संकट गहरता जा रहा है। देश में अन्य खाद्यान्न चीजों की कीमतें बेलगाम हो गई। महंगाई ऐसी है कि कराची में दूध की कीमतें 60 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई हैं, तो वहीं घरेलू सिलेंडर के दाम 2500 रुपए के आंकड़े को पार कर गए हैं। इमरान खान के खिलाफ विपक्षी दल तेजी से खड़े हो रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार की गलत आर्थिक नीतियों ने देश को बदहाली के कगार पर ला खड़ा किया है। अगर फ्लाइट में सांप दिख जाए तो सोचिए यात्रियों की क्या हालत होगी। कुछ ऐसी घटना एयर एशिया के उड़ते विमान में देखने को मिली, जिसमें सांप दिखने से हड़कंप मच गया। खबरों के मुताबिक एयर एशिया की फ्लाइट कुआलालंपुर से तवाऊ के लिए उड़ान पर थी। जब विमान में हवा में था, तभी लोगों को विमान की छत पर लगे लगेज के पास सांप नजर आया। इसके बाद फ्लाइट में अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी पायलट को दी गई, जिसके बाद प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। अच्छी बात यह रही कि इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। और चलिए इसी के साथ खबर 40 में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।